न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, पहली चीज तो ये है कि जैसे 100 हॉर्स के लिए हमने अपना एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस एंगल से हम कंपाउंड को देख रहे थे वो चेंज करा था ना। सिमिलरली फॉर न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन में फर्दर चेंज करेंगे ताकि हमें किसी और व्यू से कंपाउंड का क्लियर व्यू दिख सके। वो कैसे देखेंगे, उसके लिए सपोज जैसे हमने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन देखी थी, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन अगर आप समझ चुके हो तो उसके बाद न्यूमैन समझने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। कैसे, जैसे हम अभी तो प्रोजेक्ट कर रहे थे सारी चीज़ें इस प्लेन पे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस एंगल से देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक कार्बन दिखेगा और दूसरा कार्बन उसके पीछे छुपा हुआ होगा। ठीक है ना, ये तो ऑब्वियस है। अगर जैसे ये कुछ इस पोजीशन में है तो अब भी कह सकते हैं हम कि हम यहाँ से देख रहे हैं या फिर यहाँ से देख रहे हैं, मतलब हमें एक बार में सिर्फ एक कार्बन दिखेगा फॉर अ केस ऑफ इथेन। अभी जैसे हम यहाँ पे इथेन की बात कर रहे हैं तो दोनों ही कार्बन में से हमें सिर्फ एक कार्बन दिखेगा क्योंकि दूसरा कार्बन उसके पीछे छुप रहा होगा। तो अगर इसकी प्रोजेक्शन बनाएंगे तो हम कैसे बना सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में ये भी जरूरी है कि दोनों ही कार्बन रिप्रेजेंट हों। दोनों ही कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कन्वेंशन यूज करेंगे, डॉट और सर्कल। डॉट का मतलब है फ्रंट वाला कार्बन और सर्कल का मतलब है बैक वाला कार्बन जो डॉट के पीछे छुप रहा है। ठीक है, तो जैसे अब इथेन है, अब इथेन को इस साइड से देखते हैं या फिर 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में देख लो, कहीं से भी देख लो, तो पहली बात तो सीधी सी है कि एक डॉट बनेगी और उसके एग्जैक्टली पीछे एक सर्कल बनेगा, और सर्कल कुछ इस टाइप से बनेगा कि डॉट उसके सेंटर में आए, बिकॉज दे आर कंसेंट्रिक, बोथ ऑफ द कार्बन एटम्स आर कंसेंट्रिक तो नहीं कह सकते लेकिन एग्जैक्टली पीछे हैं, तो उनकी प्रोजेक्शन सेम रहेगी ना, कि अगर उन दोनों कार्बन एटम को कहीं भी मैं प्रोजेक्ट करूंगा दैट वुड बी सेम, क्योंकि उनका साइज भी सेम है, सब कुछ सेम है, दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये तो वही कार्बन की रिप्रेजेंटेशन। नाउ मेरे पास हाइड्रोजन बचे, 3 हाइड्रोजन डॉट वाले कार्बन के पास और 3 हाइड्रोजन सर्कल वाले कार्बन के पास। मैं क्या करूंगा, डॉट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करने हैं, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर लिए, सब कर दिए मैंने ऐसे। नाउ अब प्रॉब्लम आएगी क्या, कि सर्कल वाले कार्बन पे मैं 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो क्या करेंगे, सर्कल से एक तो स्टार्ट होगा उसका बॉन्ड, पहली चीज, और दूसरी चीज ही क्या है कि वो हमारे पास केस आ गए जो हमने कहा था कि यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे हो भी सकता है और नहीं भी, तो दोनों ही केसेस लेके चलना है यहाँ पे हमें। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड अगेन हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे डॉटेड का मतलब क्या है, डॉटेड से कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आप कहीं सोचो कि डॉटेड का मतलब ये है कि पीछे वाले कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होगा उसके बॉन्ड्स को हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं। यहाँ पे डॉटेड का मतलब ये है कि जो भी डॉटेड वाले हाइड्रोजन हैं दैट आर एग्जैक्टली बिहाइंड द स्ट्रॉन्ग लाइन हाइड्रोजन। जैसे अगर ये वाला हाइड्रोजन जो है उसके एग्जैक्टली पीछे है ये वाला हाइड्रोजन, सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन एग्जैक्टली आ गया है इस वाले हाइड्रोजन के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक बार में एक कार्बन एटम दिख रहा है और 3 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, क्योंकि पहले कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन है एंड जो तीनों हाइड्रोजन है उनके पीछे ही बाकी तीनों हाइड्रोजन हैं। तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई, बिकॉज हमें क्या करना है, हर एटम को रिप्रेजेंट करना जरूरी है, तो उसको हम थोड़ा ऐसे टिल्ट करके रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्लिप्स फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म का मतलब क्या है, एक्लिप्स फॉर्म का मतलब ये है कि हमारे पास हर हाइड्रोजन या फिर हर सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, हाइड्रोजन की जगह कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, वो एग्जैक्टली पीछे है फ्रंट वाले सब्स्टिट्यूएंट के, मतलब हमें सिर्फ एक बार में एक ही सब्स्टिट्यूएंट नजर आएगा। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्लिप्स फॉर्म। क्यों, क्योंकि एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, वन थिंग इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर थिंग। तो अगर दोनों की प्रोजेक्शन लें तो दोनों की प्रोजेक्शन सेम आती है, सेम लोकेशन पे आती है, वही चीज यहाँ पे है। सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्लिप्स फॉर्म। लेकिन क्या होता है, इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी रह जाती है, स्टेबिलिटी वाली, कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ये दोनों हाइड्रोजन हैं इनके बीच में जो गैप मिनिमम रखने की कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इनके बीच में गैप मिनिमम नहीं हो पाया, सो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू अनदर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब देखो स्टैगर्ड फॉर्म क्या होती है,
कार्बन दोनों तो बन जाएंगे, दोनों कार्बन बन गए, फ्रंट वाला भी और पीछे वाला भी। और जो फ्रंट वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो भी बना दिए सपोज हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, पीछे वाले कार्बन पे मतलब सर्कल वाले कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है वो बनाने रह गए ना। स्टैगर्ड फॉर्म में मैंने क्या कहा था, स्टैगर्ड फॉर्म के लिए गैप मैक्सिमम रखेंगे, नाम क्या हुआ, स्टैगर्ड। इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन के बीच में गैप मैक्सिमम रखेंगे। तो क्या करें, अगर सपोज मैंने पीछे वाले कार्बन को रोटेट करना शुरू करा, जब मैं पीछे वाले कार्बन को रोटेट करूंगा तो उस पर जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो भी रोटेट करेंगे। सपोज ये वाला हाइड्रोजन जो है उसको मैं इस पेन से लोकेट कर सकता हूँ। तो मैं जब इसे रोटेट करूंगा पीछे वाले कार्बन को तो कुछ ऐसा नजर आएगा कि पीछे वाला हाइड्रोजन जो ये वाला है वो कुछ इस लोकेशन में रोटेट हो रहा है, कुछ इस टाइप से। सिमिलरली ये भी साइमल्टेनियसली रोटेट होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी रोटेट होगा, ठीक है। तो चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज ये आएगा कि हाइड्रोजन अब दूर जाते जा रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से दूर जाता जा रहा है, लेकिन एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे गैप मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा और आगे निकल गया तो ऑब्वियस है कि ये वाला हाइड्रोजन फिर इसके पास आने लग जाएगा, फिर बात वही हो गई, फिर एक और से एक्लिप्स फॉर्म आ जाएगी। लेकिन हमें स्टैगर्ड फॉर्म के लिए गैप को मैक्सिमम वाली सिचुएशन पे रखना है। मैक्सिमम कब होगा गैप, जब इन दोनों हाइड्रोजन के एग्जैक्टली बीच में होगा ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है ना। बीच में कब होगा, एंगल, टोटल एंगल इज 120 डिग्री, तो जब 60 डिग्री पे ये प्रेजेंट होगा, ये लोकेशन हमें मिल गई 60 डिग्री, इसको हम कहेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। एंड दिस फॉर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हाईली स्टेबल। दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन। इसकी एक ग्राफिकल एनालिसिस भी होती है। इसका हम एनर्जी प्रोफाइल देखें, अगर on the y-axis we have potential energy of the ethane molecule and this is angle। एंगल कौन सा, एंगल वही जो मैं बना रहा हूं यहां से कि एंगल चेंज करते जा रहे हैं हम। इस एंगल को मैं कहूंगा मान लो थीटा, एंगल थीटा, ठीक है। अब जब थीटा 0 होता है इस एक्सिस पे तो एनर्जी कितनी थी, मैक्सिमम थी। सपोज कोई भी पॉइंट था, हमें ये तो पता नहीं है एनर्जी कब 0 होगी या फिर कब कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेके चलेंगे कि सपोज मिनिमम एनर्जी इतनी है और मैक्सिमम एनर्जी इतनी है। अब जो भी एनर्जी प्रोफाइल होगी वो इन दोनों लाइंस के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी इतनी है, एंगल जब 0 है। नेक्स्ट चेंज कहाँ पे आएगा, अब जैसे जैसे देखो आप एंगल इंक्रीज करोगे, दोनों हाइड्रोजन के बीच में गैप इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। व्हाई, बिकॉज मॉलिक्यूल इज गेटिंग मोर एंड मोर स्टेबल, तो एनर्जी डिक्रीज करेंगे। लेकिन जब ये 60 डिग्री पे पहुंचेगा तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी बिकॉज इट इज मैक्सिमम स्टेबल देयर। ये हो जाएगा मान लो 60 डिग्री, तो एनर्जी प्रोफाइल इस टाइप का आ जाएगा। नाउ जब 60 डिग्री से आगे मूव करेंगे फिर वही सिचुएशन शुरू हो जाएगी आनी, जहाँ पे एंगल अब जो ये इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में होगा वो एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो जो फॉर्म होगी उस मॉलिक्यूल की दैट विल अप्रोच टुवर्ड्स एक्लिप्स फॉर्म, तो एनर्जी दोबारा इंक्रीज होनी शुरू होगी और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, 120 डिग्री। जब ये वाला मॉलिक्यूल 120 डिग्री रोटेट होके इस मॉलिक्यूल की एग्जैक्टली पीछे आ गया है, फिर दोबारा से अगर उसको फर्दर रोटेट करेंगे 120 डिग्री से ज़्यादा तो वो फिर दूर जाने लग जाएगा और स्टैगर्ड फॉर्म को अप्रोच करेगा। तो हमारा ये एनर्जी प्रोफाइल आ जाएगी फॉर इथेन। ऑलराइट, अब सिमिलरली एनर्जी प्रोफाइल देखेंगे ब्यूटेन के लिए कि ब्यूटेन के लिए हमारे पास क्या एनर्जी प्रोफाइल होती है। सी, जैसे हमने इथेन की कंफर्मेशन देखी ना, इथेन की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन देखी, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल की कंफर्मेशन देखी, उसका एनर्जी प्रोफाइल देखा। सिमिलरली एन ब्यूटेन के लिए देखते हैं यही चीज एन ब्यूटेन के लिए, हालांकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बट काफी इंटरेस्टिंग है। देखो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। अब आपको शायद ये पॉसिबल डाउट हो सकता है कि इथेन में तो सिंपल था कि हर एटम के साथ, हर कार्बन एटम के साथ एक एक 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे और जो भी मॉलिक्यूल एटम जुड़ा हुआ था दैट वाज जस्ट हाइड्रोजन। बट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को 4 सर्कल से रिप्रेजेंट थोड़े करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बीच वाले 2 कार्बन होंगे, जैसे एन ब्यूटेन है मान लो, इन दोनों कार्बन को हम सपोज हम यहाँ से देख रहे हैं
इस वाले कार्बन को डॉट से और इसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो व्हाट अबाउट दीज टू कार्बन, इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन की जगह रख देंगे, जैसे हमने पहले हाइड्रोजन रखा था ना कि 3 हाइड्रोजन रखे थे, अब क्या करेंगे एक मिथाइल ग्रुप रख देंगे और 2 हाइड्रोजन रख देंगे। सिमिलरली इस वाले कार्बन के लिए इसको इसके साथ जोड़ देंगे और 2 हाइड्रोजन रख देंगे और एक मिथाइल रख देंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया है। 2 कार्बन रिप्रेजेंट कर दिए, आगे वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, वेरी ट्रू। इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल है और 2 हाइड्रोजन होंगे। सिमिलरली पीछे वाले कार्बन पे एक मिथाइल है, 2 हाइड्रोजन है, ये भी सही बात है। इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गई, इसकी स्टार्टिंग कर दी हमने। अब क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा तो बना ही लेते हैं। सो जब मैक्सिमम मिनिमम बना लिया अब हमने, अब क्या करेंगे यहाँ से अब रोटेट करना शुरू करेंगे। ये पहली ही कंफर्मेशन होगी इसकी इंपॉर्टेंट। पहली केस में क्या होगा, जैसे जैसे ये मतलब CH3 के एग्जैक्टली पीछे CH3 होगा, H के पीछे H और H के पीछे H, मतलब एग्जैक्टली रेप्लिका पीछे है, जो हमने आगे वाले कार्बन के एग्जैक्टली रेप्लिका पीछे रिप्लेस कर दिया है, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स एग्जैक्टली उसके पीछे हैं एज इट इज। तो इसको हम कहेंगे एक्लिप्स फॉर्म, जैसे हमने पहले कहा था, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी एक्लिप्स फॉर्म। इसकी एनर्जी ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी, क्योंकि हर बड़े सब्स्टिट्यूएंट के पीछे उतना ही बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है। मिथाइल के पीछे मिथाइल है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, तो इसकी एनर्जी हो गई मैक्सिमम। ऑल राइट, सो अब इसको रोटेट करना स्टार्ट करा, वही क्रिटिकल एंगल कब आएगा, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे हमारे पास एक क्रिटिकल एंगल आ गया। क्रिटिकल का मतलब क्या, वहां पे एक चेंज आना शुरू हो गया, वहां तक एक चेंज आया कि यहाँ पे जब हमने इसको रोटेट करना शुरू करा, जैसे ही 60 डिग्री पे पहुंचे पीछे वाले कार्बन के लिए, तो क्या हुआ, ये एंगल जैसे ही 60 डिग्री हुआ तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप कुछ दूरी पे तो हो गए। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इसमें तो मैक्सिमम दूरी हो गई, तो एक तरह से कह सकते हैं एक इंटरमीडिएट एनर्जी फॉर्म आ जाएगी। क्यों इंटरमीडिएट वर्ड क्यों लगाया मैंने, इंटरमीडिएट वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि देखो एक सिचुएशन ऐसी भी होगी जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे कि CH3 के बिल्कुल एंटी है CH3, तो उस केस में एनर्जी मिनिमम होगी। यहाँ पे तो हम मिनिमम नहीं कह सकते ना, हाँ अगर एक्लिप्स से कंपेयर करेंगे तो एक लेवल तक कम होगी, लेकिन मिनिमम नहीं कह सकते। तो हम इसको क्या कहेंगे, एक इंटरमीडिएट लेवल पे होगी और काफी कम भी हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा से क्या होगा, CH3 हाइड्रोजन के पास जाना शुरू करेगा, तो हाइड्रोजन के पास जैसे जैसे आएगा तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, हालांकि वो सेम नहीं है, अप्रोच कर रहे हैं, तो एनर्जी तो बढ़नी है, एक मैक्सिमा तक जाएगी, लेकिन वो मैक्सिमा पुराने वाले मैक्सिमा जितना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि CH3 जो है वो H के पीछे है, ना कि CH3 के पीछे है, तो इस केस में रिपल्शन ज्यादा थी एज कंपेयर टू दिस केस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मिनिमा के बाद हमें न्यू मैक्सिमा पे पहुंच गए, उस मैक्सिमा पे पहुंच गए, चलो ये वो हो गया मैक्सिमा। इस फॉर्म को हम कहते हैं गॉस फॉर्म। 60 डिग्री वाली फॉर्म हो गई ना ये, दिस इज गॉस फॉर्म, दिस इज पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म, पार्शियली एक्लिप्स्ड में क्या होता है, देखो पार्शियली एक्लिप्स्ड का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर सेम सब्स्टिट्यूएंट के पीछे सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, बट दिस फॉर्म इज एक्लिप्स्ड। तो हमने इसमें इंटरमीडिएट वर्ड निकाल दिया, पार्शियली एक्लिप्स्ड। ऑल राइट, एंगल कितना हुआ 120, तो 120 पे ये हमारे पास मैक्सिमा आया था, ठीक है। अब देखो इसको मैं फर्दर रोटेट करना स्टार्ट करूंगा, तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जब CH3 के बिल्कुल एंटी हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एंटी हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस फॉर्म इज एंटी। सारी चीजें ऑपोजिट हो गई ना, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स एकदम ऑपोजिट हो गए, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एंटी फॉर्म। और ये कितने एंगल पे आई, 180 डिग्री पे आई, तो 180 डिग्री पे आएगा हमारा एग्जैक्ट मिनिमा, ठीक है। अब इसके बाद फिर वही चीजें शुरू हो जाएंगी और सिमेट्रिकली हमें अपना एनर्जी प्रोफाइल मिल गया, ठीक है। तो दिस एनर्जी प्रोफाइल इज फॉर एन-ब्यूटेन। इसमें हमारे पास 2 मैक्सिमा, 2 टाइप के मैक्सिमा, मतलब दिस लेवल, दिस इज फर्स्ट लेवल, दिस इज सेकंड लेवल, और 2 टाइप के मिनिमा, दिस इज फर्स्ट लेवल, दिस इज सेकंड लेवल, ठीक है। सो दिस इज आवर एन-ब्यूटेन, और इसमें चारों फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। एक्लिप्स फॉर्म जिसमें सारे सेम सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के पीछे होते हैं, पार्शियली एक्लिप्स,
जिसमें पीछे तो होते हैं एग्जैक्टली, लेकिन जरूरी नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट्स सेम हो। गॉस फॉर्म मतलब कि CH3 के बीच में 60 डिग्री एंगल है। एंड लास्ट वन इज एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म में हर सब्स्टिट्यूएंट सेम सब्स्टिट्यूएंट के बिल्कुल एंटी है, जैसे हम जिसे पहले नाम देते थे स्टैगर्ड फॉर्म, उसकी मॉडिफिकेशन है एंटी फॉर्म। ठीक है, सी आफ्टर एन-ब्यूटेन हमारे पास कुछ एक साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन के लिए अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो मेरे ख्याल से मेरे भी और आपके माइंड में भी सिर्फ एक ही पिक्चर आएगी। क्या? एक मैंने रेगुलर हेक्सागन बना दिया, लेकिन ना जो रियल लाइफ में एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म। इसको हम नाम देते हैं चेयर फॉर्म और इसको नाम देते हैं बोट फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए मैं इस वाले कार्बन को उठा के कुछ इस टाइप से ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये वाली फॉर्म अटेन कर लूंगा, मतलब चेयर फॉर्म से बोट फॉर्म अटेन कर लूंगा। सिमिलरली अगर बोट फॉर्म में मैं किसी भी एपेक्स कार्बन को उठाऊं और उसको बिलो ले आऊं, बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे ले आऊं, तो उसका मतलब क्या होगा? चेयर फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है इनकी स्टेबिलिटी। कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है वो तो मेरे ख्याल से क्लियरली दिखना चाहिए। क्यों? इसमें ये दोनों एपेक्स कार्बन पास पास हैं एज कंपेयर टू दिस कन्फर्मर, कि इसमें ये वाला कार्बन ये वाले कार्बन से मैक्सिमम दूरी पर है, सो इट इज स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये सारी बात तो हुई कन्फर्मर्स की। अच्छा, जो ये सारी कहानी हमने करी सोहॉर्स, न्यूमैन, ये हालांकि रिप्रेजेंटेशन थी, और जो हमने देखी एनर्जी प्रोफाइल, ये पूरी कहानी किसके बारे में थी? कन्फर्मेशंस के बारे में। कन्फर्मेशंस का मतलब, कन्फर्मेशन की बात हुई, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा वर्ड, ध्यान है हमने क्या कहा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। तो ये कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म था सारा। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या हुआ, हमने कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था उसे पकड़ के रोटेट कर दिया, तो उन चेंजेस की वजह से जो जो डिफरेंट फॉर्म्स आई, जो जो डिफरेंट कन्फर्मेशंस आई, उसके हमने एनर्जी प्रोफाइल्स प्लॉट किए। सो दिस वाज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एन ब्यूटेन के लिए हमने देखा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैसे होगा। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में ना जो मेन चीज है वो यही है कि आपके पास जिस भी बॉन्ड को आप रोटेट कर रहे हो, पहली बात तो वो सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब वहां पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये इथीन हुई CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको पकड़ के हमने डबल बॉन्ड को रोटेट कर दिया, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। कन्फर्मर्स कभी भी अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के लिए पॉसिबल नहीं होंगे, दे आर ओनली पॉसिबल फॉर सैचुरेटेड कार्बन एटम्स। सो कन्फर्मेशन जब भी हम बनाएंगे दे आर फॉर सैचुरेटेड, या फिर आप कह सकते हो रोटेशन इज पॉसिबल ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो दिस इज कन्फर्मेशन। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बॉन्ड रोटेट कर रहे थे तो ये भी क्या था, ये भी हमारे कन्फर्मेशन थी, साइक्लोहेक्सेन की दो डिफरेंट कन्फर्मेशन। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल देखते हैं जो न्यूमैन प्रोजेक्शन को इन्वॉल्व करता है